जय हिंद साथियों, मैं चंदा। आज हम क्लास 6 NCERT हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 जो है गांव, शहर और व्यापार, इसके बारे में जानेंगे। तो पिछले दिन हम पार्ट 1 और 2 को देखे थे, जिसमें देखे थे आरंभिक काल में औजारों के उपयोग के बारे में, यानी जो लोहा के जो औजार थे उसका उपयोग आरंभिक मानव द्वारा किन किन चीज़ों में किया गया था, इसके बारे में जाने थे। उसके बाद जाने थे जो कृषि था उसमें सिंचाई के महत्व के बारे में, और आरंभिक मानव द्वारा सिंचाई के लिए कौन कौन से व्यवस्था किया गया था कृषि के लिए, इसके बारे में। उसके बाद जाने थे आरंभिक काल में गांव में कौन कौन से मानव रहते थे, इसके बारे में। उसके बाद जाने थे गांव उस समय जो शहर था उसके अनेक गतिविधियां के केंद्र के बारे में। उसके बाद जाने थे आगे संगम साहित्य के बारे में। तो चलिए आज हम जानते हैं जो शहर था उसमें जो अनेक गतिविधियां का केंद्र था, उसमें जो उदाहरण लिए थे मथुरा का। तो मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी पिछले दिन हम बताए थे। तो चलिए आज हम कुषाण वंश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कुषाण वंश के संस्थापक की बात करें तो वो है कुजुल कुडफिंसेस, यानी जो कुषाण वंश के संस्थापक जो थे कुजुल कडफिंसेस थे। उसके बाद कुषाण वंश के जो राजधानी की बात करें तो कुषाण वंश के प्रथम राजधानी थी पुरुषपुर या पेशावर, और कुषाण वंश के दूसरी राजधानी की बात करें तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में बताए थे, जो कुषाण वंश की जो दूसरी राजधानी थी वो थी मथुरा। तो इसको भी याद रखिएगा। और मथुरा के बारे में बताया गया था, जो मथुरा अनेक गतिविधियों का केंद्र था, यानी धार्मिक स्थलों से भी मथुरा जो के अनेक गतिविधियों का केंद्र माना गया था। तो चलिए और अब हम कुषाण वंश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, और इसके जो संस्थापक थे, अंतिम संस्थापक थे, इसके बारे में जानेंगे। उसका जो कुषाण वंश के जो राजकवि थे इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। कुषाण वंश के जो राजकवि की बात करें तो वो थे अश्वघोष। तो इसको याद रखिएगा। और अश्वघोष ने एक रचना किए थे बुद्ध चरितम की। तो चलिए जानते हैं अश्वघोष द्वारा बुद्ध चरितम का रचना किया गया था। जो बुद्ध चरितम जो उसका विषय की बात करें तो वो गौतम बुद्ध के जीवनी से रिलेटेड था। तो यही था। और चलिए अब जानते हैं कुषाण वंश के अंतिम संस्थापक के बारे में। तो कुषाण वंश के अंतिम संस्थापक थे वासुदेव। तो इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद चलिए जानते हैं कुषाण वंश में एक सबसे प्रतापी राजा थे, इसके बारे में। तो वो कौन प्रतापी राजा थे तो जानते हैं। तो कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा की बात करें तो वो कनिष्क थे, यानी कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा अगर आपसे पूछा जाए तो वो कनिष्क थे। और कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे इसके बारे में जान लेते हैं। तो कनिष्क जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलिए जानते हैं जो कुषाण वंश में एक राजवैद्य थे, यानी कुषाण वंश के राजवैद्य के बारे में। तो कुषाण वंश के राजवैद्य थे चरक, यानी चरक, जिन्होंने चरक संहिता भी लिखे हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए चरक संहिता के लेखक कौन है तो वो थे चरक, महर्षि चरक। तो इसको भी याद रखिएगा। तो कुषाण वंश के बारे में इतना ही था, उसके जो NCERT के मुताबिक दिए गए थे। तो चलिए अब इस चैप्टर के अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो वो टॉपिक है शिल्प तथा शिल्पकार, यानी NCERT में के जो चैप्टर नंबर 8 है उसमें शिल्प तथा शिल्पकार के बारे में दिया गया है। तो शिल्प क्या होते हैं और शिल्पकार क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो शिल्प एक कला या कौशल है, यानी जो शिल्प की बात करें तो वो एक कला और कौशल है, यानी जैसे हम हाथ से कोई चीज को बनाते हैं तो उसको कला कहते हैं। तो वही बताया गया है, शिल्प जो है एक कला या कौशल है। जबकि शिल्पकार की बात करें, यानी जो शिल्पकार होते हैं इसकी बात करें तो वह व्यक्ति होता है जो उस कौशल का उपयोग करके किसी वस्तु का निर्माण करता है, यानी जो शिल्प द्वारा जो कौशल बनाया जाता है उसका उपयोग करके वह किसी अन्य वस्तु का निर्माण करता है, उसे शिल्पकार कहते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा।
जो शिल्प क्या होता है और शिल्पकार क्या होता है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा शिल्प और शिल्पकार में थोड़ा सा उदाहरण को जान लेते हैं। तो शिल्प जो होता है वह कला या काम, यानी अभी ही हम बताएं जो हाथ से जो कुछ चीजें बनाते हैं उसे कला कहते हैं। तो वही बताया गया है, शिल्प है कला या काम। जैसे मिट्टी का बर्तन बनाना, यानी जो कुम्हार आर को देखते होंगे जो मिट्टी का जो बर्तन बनाता है वो शिल्प हो गया, और शिल्पकार उस पर मतलब पेंट आर करके उसका अच्छा तरह से न्यू रूप देकर उसको बाजार में बेचता है, उसे हम शिल्पकार कहते हैं। और इसकी दूसरी उदाहरण की बात करें तो जैसे हम गांव घर में देखते हैं जो स्वेटर बुना जाता है, वो सब की बात करें तो वो भी एक शिल्प का उदाहरण हो गया। फिर देखते होंगे हाथ से जो फूल बनाते हैं, गुलदस्ता बनाते हैं, ये सब उदाहरण एक शिल्प का हो गया। और वही बात करें शिल्पकार के उदाहरण की, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो शिल्पकार वह व्यक्ति है जो कला या काम करता है, यानी शिल्पकार जो वो व्यक्ति है जो कला या काम करता है, यानी जो शिल्प के जो व्यक्ति जो हाथ से जो कला या काम करते हैं उसका न्यू रूप देता है शिल्पकार। तो यही बताया गया है। तो चलिए जानते हैं शिल्पकार के उदाहरण को। तो वो है शिल्पकार के उदाहरण में आते हैं कुम्हार, उसके बाद उसकी आगे की बात करें दूसरी उदाहरण तो वो है बुनकर, उसके बाद सुनार, उसके बाद लोहार, यानी ये सब शिल्पकार का उदाहरण हो गया। यानी जैसे एक लोहा होता है और उसका लोहार का काम होता है लोहा के पीट कर उसका एक न्यू रूप देना, यानी कुल्हाड़ी बनाना, हसुआ बनाना, खुरपी बनाना और भी अन्य आवश्यक सामग्रियों को शिल्पकार बनाते हैं। और जैसे अब सोनार की बात करें तो सोनार क्या होता है, जैसे आप 24 कैरेट सोना देखते हैं तो वो सिर्फ एक बिस्किट की तरह होता है, लेकिन सुनार उसका क्या करता है, उसको न्यू रूप देता है। यानी जैसे बाजार में हम देखते हैं कान नाक वाला बिकता है और भी अन्य प्रकार की जो सुनार के दुकान में जो वस्तुएं मिलते हैं वो सब मतलब सोना का न्यू रूप देकर सोनार बनाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा उदाहरण हो गया सोनार का। उसके बाद बुनकर की बात करें तो जैसा कि हम बताएं अभी गांव घर में जो स्वेटर बुना जाता है उस मतलब उसका अच्छी तरह से डिजाइन करके और लोगों तक बेचने का काम ये भी शिल्पकार का होता है। और कुम्हार के बारे में तो बताए ही है, जैसे कुम्हार जो शिल्प जो होते हैं वो मिट्टी के बर्तन को सिर्फ बना देता है, और वही शिल्पकार उसका बढ़िया रूप यानी रंग पेंट उंट करके और उसको बाजार में 50 रुपया की चीज को 100 रुपया में बेचता है। तो यही हुआ शिल्पकार। तो चलिए अब आगे इस टॉपिक के आगे चलते हैं और अगले टॉपिक की ओर जाते हैं। तो वो इस चैप्टर का जो अगले टॉपिक है वह है सूक्ष्म निरीक्षण यानी अरिका मेरू। तो अरिका मेरू क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो अरिका मेरू एक जगह का नाम है और यहाँ एक बंदरगाह स्थित है, इसलिए भी मतलब अरिका मेरू का चर्चा एनसीईआरटी में किया गया है। तो चलिए जानते हैं अरिका मेरू वर्तमान में कहाँ स्थित है इसके बारे में। तो अरिका मेरू वर्तमान में पुदुचेरी में स्थित है, तो इसको भी याद रखिएगा। अरिका मेरू वर्तमान में पुदुचेरी में स्थित है और वहाँ एक प्राचीन समय में एक पत्तन यानी बंदरगाह था। तो चलिए जानते हैं यहाँ यानी अरिका मेरू में लगभग 2200 से 1900 साल पहले एक पतन था, यानी पतन यहाँ हो गया बंदरगाह, इसको भी याद रखिएगा। पतन का दूसरा नाम हो गया बंदरगाह। तो यहाँ जो अरिका मेरू में 2200 से 1900 साल पहले एक बंदरगाह था। तो बंदरगाह क्या होता है, यानी समुद्री जो जैसे समुद्र के आसपास में जो स्टेशन की बात करें, जैसे रेलवे स्टेशन होता है, मतलब हर स्टेशन की बात करें यहाँ जहाँ यात्री उतरते हैं चढ़ते हैं, वैसे ही समुद्र के पास बंदरगाह बनाया जाता है। यानी व्यापारी जब आते थे तो वहाँ सामान को रखते थे और वहाँ से दूसरे जगह सामान को ले जाते थे, यानी देश विदेश सामान को ले जाते थे, यानी बंदरगाह के माध्यम से ही। तो वही है। तो चलिए आगे जानते हैं। यहाँ व्यापार का प्रमुख केंद्र था, यानी जो अरिका मेरू था जो वो व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। यानी दूसरे देश से अगर व्यापारी आए समुद्र के रास्ते से तो
अरिका मेरू में आकर व्यापार करते थे, या अरिका मेरू के जो व्यापार होते थे वो समुद्र के माध्यम से दूसरे देश जाकर अपना व्यापार करते थे। तो इसलिए भी अरिका मेरू को व्यापार का प्रमुख केंद्र माना गया है। तो यही है। उसके बाद चलिए और आगे जानते हैं। यह भारत के विदेशी व्यापार का केंद्र था, यानी जो अरिका मेरू जो था वह भारत के विदेशी व्यापार का केंद्र था, यानी विदेश के लोग जो आते थे अरिका मेरू में समुद्र के रास्ते, और अरिका मेरू के जो बंदरगाह है वहाँ ठहरते थे। और वहाँ जो अरिका मेरू है वहाँ एक पत्थर के मतलब गोदाम बनाए गए थे, जो एनसीईआरटी में पुरातत्वविदों द्वारा खोजा गया है और दर्शाया गया है। तो एक बंदरगाह था यानी गोदाम बनाया गया था उस बंदरगाह के आसपास, जहाँ विदेशी यात्री आकर कुछ सामान यानी जो व्यापार करने के जो उद्देश्य से आते थे वो अपना सामान उस गोदाम में रखकर और बेचते थे। तो इसलिए भी जो यह भारत का विदेशी जो व्यापार का केंद्र माना जाता था अरिका मेरू। उसके बाद यह प्राचीन भारत के समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, जैसा कि हम अभी भी बताए, जो वो व्यापार का केंद्र था, यानी जो पुराने जो भारत थे वो समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था अरिका मेरू। तो इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद चलिए आगे जानते हैं। यहाँ रोमन वस्तुएं और सिक्के मिले हैं, यानी जो अरिका मेरू के जो बंदरगाह थे वहाँ रोमन वस्तुएं यानी रोम के जो यूज करने वाले जो वस्तुएं होते थे, यानी आवश्यक चीजें जो व्यापारी आते थे, अगर उसको यूज के लिए कोई सामान की जरूरत था तो वो ये अरिका मेरू में बंदरगाह पर लाए थे। तो वहीं पुरातत्वविदों को देखने को मिला है रोमन वस्तुएं यानी कुछ भी। तो एनसीईआरटी के मुताबिक एक काले रंग के चमकदार कटोरी जो है अरिका मेरू बंदरगाह पर देखने को मिला है। तो ये अनुमान लगाए हैं कि ये रोमन की वस्तुएं हैं। उसके बाद रोमन के सिक्के भी पुरातत्वविदों को देखने को मिला है, जिससे सबसे ज़्यादा ध्यान लगता है कि जो अरिका मेरू के जो बंदरगाह था वहाँ रोम के जो लोग थे वो अधिक व्यापार करने के लिए आते थे। तो यही था। तो चलिए अब जानते हैं व्यापार और व्यापारी क्या होते हैं, जो एनसीईआरटी के बुक में एक पॉइंट्स दिए गए हैं। तो चलिए जानते हैं व्यापार क्या होता है और व्यापारी क्या होता है। तो व्यापार वह आर्थिक गतिविधि है जिसमें लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय यानी खरीद बिक्री किया जाता है। यानी जो व्यापार की बात करें तो वो होता है लाभ कमाने का एक उद्देश्य होता है, यानी जो अगर कोई व्यापारी है वो लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं का खरीद बिक्री करता है। जैसे देखते होंगे अगर गांव घर में एक छोटा सा दुकान होता है और बाजार में एक मतलब होलसेल दुकान होता है, तो वहां से गांव के जो छोटे दुकानदार होते हैं वो सामान कम पैसा में खरीद कर लाते हैं और गांव में थोड़ा मुनाफा करके उसको बेचते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लीजिए व्यापार का यही उदाहरण है। उसके बाद व्यापारी की बात करें तो वह व्यक्ति होता है जो इस व्यापारिक प्रक्रिया को संचालित करता है, यानी जो व्यापार के जो प्रक्रिया होता है उसको संचालित यानी खुद ही व्यापारी चलाते हैं और वस्तुओं को खरीद कर उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। यानी व्यापारी का ये उद्देश्य नहीं होता है जो वो लाभ कमाए, उसका वह उद्देश्य होता है जो व्यापार करने वाले मतलब व्यापारिक प्रक्रियाओं को संचालित करना। यानी जो शहर के दुकानदार होते हैं वह जितने पैसे में बाजार से जो सामान को खरीदते हैं उतना ही पैसे में व्यापारी को देते हैं। उनका ये उद्देश्य नहीं रहता है जो ज़्यादा मुनाफा कमाए और खरीद कर यानी उपभोक्ताओं तक उसको कैसे पहुंचाए, इनका मुख्य उद्देश्य यही होता है। तो व्यापार और व्यापारी का यही मतलब उद्देश्य था। उसके बाद चलिए आगे जानते हैं व्यापारी जो थे वो कहाँ से किन वस्तुओं को लाते थे और बेचते थे। तो दक्षिण भारत सोना, मसालों, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। यानी जो भारत का जो दक्षिण भारत था वो सोना और मसाले यानी खास तौर पर काली मिर्च की बात की गई है। तो वहाँ और
कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। यानी वहाँ के जो व्यापारी थे वो जो दक्षिण भारत से सोना खरीद कर ले जाते थे अपने देश में बेचने के लिए, या मसाला खरीद कर ले जाते थे अपने देश में बेचने के लिए, तो और कीमती पत्थर खरीद कर ले जाते थे अपने देश में बेचने के लिए। जैसे आप लोग जानते होंगे कि वास्को डिगामा जो थे वो भारत आते थे समुद्र के रास्ते से मसाला का व्यापार करने के लिए, यानी मसाला भारत से खरीद कर वो अपने देश ले जाते थे बेचने के लिए। तो ये भी एक उदाहरण हो गया। उसके बाद चलिए जानते हैं, काली मिर्च को रोम के लोग काला सोना कहते हैं। यानी काली मिर्च जो है वह रोम में बहुत महत्व दिया गया है काली मिर्च का, इसलिए काली मिर्च को रोम के लोग काला सोना कहते हैं। तो चलिए अब आगे जानते हैं, दक्षिण भारत में सोने के सिक्के मिले। यानी इससे भी अनुमान लगाए जाते हैं कि जो व्यापारी जो थे दक्षिण भारत से सोने के सिक्के यानी व्यापार करके, यानी जो सिक्के थे उसको दूसरे देश के सिक्के को इस देश के सिक्कों को उस देश ले जाते थे। तो वही साक्ष्य पुरातत्वविदों को देखने को मिला है कि दक्षिण भारत के में जो सोने के सिक्के मिले हैं। तो इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।